बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ़िज़िक्स का हमारा 18वां लेक्चर है, जिसमें हमने न्यूटन का हरकत का दूसरा कानून पढ़ना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने न्यूटन का पहला कानून पढ़ा और आज दूसरा कानून पढ़ने जा रहे हैं। बताता चलूँ कि न्यूटन ने हरकत के मुतल्लिक 3 तरह के कानून दिए, और मैंने जब पहला कानून पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी आसानी के लिए न्यूटन के पहले कानून को एक ही जुमले में समेटूंगा, दूसरे कानून को 2 जुमलों में और तीसरे कानून को 3 जुमलों में समेटूंगा, ताकि याद करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए आपको न्यूटन के ये कवानीन जो हैं उनमें आसानी हो जाए। हम देखते हैं कि बच्चे बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं मगर उन्हें ये कवानीन याद नहीं होते, जबकि ये बहुत आसान कवानीन हैं इन्हें याद करना और इन्हें ज़हन में रखना। ये जो दूसरा कानून है, उससे पहले कानून की बात करूं तो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि न्यूटन ने कहा कि कोई जिस्म अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर हरकत में है तो वो हरकत में ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई नेट फोर्स उस पर अमल ना करे। और दूसरे कानून में ये कहा जा रहा है कि किसी जिस्म में एक्सेलरेशन तब पैदा होगा जब उस पर फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? फोर्स। जब किसी जिस्म पर नेट फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये उसकी एक बात, ये पहली बात अभी चल रही है। जब किसी जिस्म पर नेट फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो होगी जो फोर्स की डायरेक्शन थी। ये एक बात मुकम्मल हो गई। अब ज़रा हम इसको समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे पैदा होती है और किस नेट फोर्स की बात की जा रही है। आप सुफियान साहब इधर आगे आ जाएं। अब ये मेरे पास यहाँ पर तशरीफ़ ले आया है, यहाँ पर ये एट रेस्ट है, हरकत तो नहीं कर रहा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, किसी किस्म का कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूं तो क्या होगा? देखिए ज़रा, मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या हुआ? इसमें क्या इसने डिस्टेंस कवर किया? इसने डिस्टेंस कवर किया। इसको ज़रा स्टॉप कर दो। आ जाएं, अंदर आ जाएं। इसने डिस्टेंस कवर किया। जब इसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो इसके पास स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। अगर स्केलर है तो स्पीड है, और अगर वेक्टर है तो वेलोसिटी है। अब हुआ क्या? पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी जब ये एट रेस्ट था, और जब मैंने इस पर फोर्स लगाई तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। बढ़ने से मुराद 0 से अगर वेलोसिटी चेंज होकर बढ़ गई है तो इसका मतलब वेलोसिटी में बदलाव आया। मेरी जेब खाली हो और फिर उसमें अचानक से 1000 रुपये आ जाए, कितना अच्छा लगे, कितना अच्छा लगे। लेकिन वो क्या है? दरअसल बदलाव। और वही 1000 अचानक से खर्च हो जाए, फिर बदलाव आया। ठीक है ना? तो वेलोसिटी में बदलाव या बढ़ोतरी में आती है या उसके कम होने में, या वेलोसिटी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। तो वेलोसिटी बढ़ रही हो या कम हो रही हो, यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, तो उससे एक्सेलरेशन पैदा होता है। हमने इसे पढ़ा था। तो यहाँ पर देखें, इसकी वेलोसिटी 0 थी, और जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो इसमें क्या पैदा हो गया? एक्सेलरेशन। क्या पैदा हो गया? एक्सेलरेशन। और मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई? इस डायरेक्शन में, आगे की जानिब। तो इसने हरकत भी इधर को ही की है। ऐसा नहीं हुआ कि फोर्स इधर को लगा रहा हूं और ये पीछे को आ रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो न्यूटन की पहली बात मुकम्मल हो गई। बैठो, पहली बात मुकम्मल हो गई कि किसी जिस्म पर आप फोर्स लगाएं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो होगी जिसमें फोर्स होगी, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होंगे। एक बात मुकम्मल हो गई। अब उससे अगली बात, दूसरी बात जो है, फोर्स जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन के, यानी ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इस निशान के साथ आपका पहली मर्तबा वास्ता पड़ रहा है, इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। साइन ऑफ प्रो पढ़े पोर्शन, ये पोर्शन है। जिस तरह बैग का पोर्शन होता है, घर का पोर्शन होता है, प्रोपोर्शन और ये नेलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और ये दो तरह से काम करता है, या तो ये डायरेक्ट होता है या इनवर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, और एक वैल्यू अगर कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी। यहाँ पर ये इनवर्स आ गया, देख के भी पता चलता है, एक ऊपर है और एक हमारे पास डिनोमिनेटर में नीचे है। यहाँ पर अगर एक वैल्यू बढ़ जाएगी तो दूसरी कम हो जाएगी, और एक वैल्यू अगर कम हो जाए तो दूसरी बढ़ जाएगी। मैथ्स को समझने के लिए आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे मैंने इधर सुभान को खड़ा किया हुआ था, उसकी जगह पर मैं कोई बहुत हेल्दी बच्चा खड़ा कर दूँ। हाँ चलें जी, ये बैठे हुए हैं, फिजान इमरान की आवाज़ आई है, इसको अगर खड़ा कर दिया जाए तो अब जितनी फोर्स मैंने सुफियान पर लगाई थी और उसमें आपने देखा था एक्सेलरेशन आई थी, उतनी ही फोर्स अगर मैं फिजान इमरान पर लगाऊं तो आप देखेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन कम आएगी। क्यों? मैस इसका ज़्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन, और अगर उतनी ही फोर्स मैं अशारिफ पर लगाऊं तो हाँ, वो कह रहा उड़ ना जाए, नहीं उड़ने नहीं देते हम, वो थोड़ा सा और ज़्यादा आगे जाएगा, एक्सेलरेशन उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। वैसे देखकर लगता नहीं है कि फिजान इमरान और नुमान इमरान ये दोनों भाई हैं। ठीक है मोटू पतलू की जोड़ी नहीं है तो भाई ये पता नहीं आप कौन किसका खाना खाता, तुम उसका खाना तो नहीं खा जाते सारा, उसको कहते हो यार चल आधी रोटी मुझे दे दिया कर। अल्लाह पाक आप लोगों का प्यार और मोहब्बत सलामत रखे। खैर आगे चलते हैं। अब मैं इसे ज़रा डिटेल में पढ़ दूंगा ताकि आसानी हो जाए। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब नेट फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन पैदा करती है इन द बॉडी, उस जिस्म में। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स की डायरेक्शन में। एक बात आ गई। दूसरी बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। ये एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड नेट फोर्स की डायरेक्शन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और मैस के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का काम कर रहा है। और ये हमारे पास यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का काम कर रहा है। देखिए निशान एक ही है, निशान एक ही है, मगर उसके काम दो हैं। ये बिल्कुल आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, नोट एक ही होता है, या वो नेकी के काम में खर्च हो जाता है या वो शर के काम में खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें ये साइन एक ही है। अगर दोनों हमारे पास न्यूमरेटर में है तो ये डायरेक्टली हैं, या दोनों ही डिनोमिनेटर में आ जाएं तो डायरेक्टली हैं, और अगर एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये इन्वर्सली हो जाते हैं। जी आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, सवाल ये पूछा गया कि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल की तरह काम करता है? नहीं करता। मैंने ये नहीं कहा कि फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में बराबर होंगे, ये बराबर नहीं है, बल्कि ये कहा है एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। इसको आप यूँ समझ सकते हैं
जैसे एक शख्स की तनख्वाह 50,000 है, उसके हिसाब से उसके घर का कुछ ना कुछ खर्च होगा। तनख्वाह बढ़ती चली जाए तो उसका खर्च भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। ये कभी नहीं होता कि आप देखें जी तनख्वाह 50,000 है तो उसने खर्च भी 50,000 ही करना है, 51,000 होगी तो खर्च भी 51,000। आमतौर पर आप देखते हैं तनख्वाह बढ़ती जा रही है तो खर्च बढ़ता जा रहा है, तनख्वाह घटती जा रही है तो खर्च भी वो उसी तरह से अपना घटाता जा रहा होता है। ये डायरेक्टली चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऑफ इक्वालिटी में चेंज हो सकता है? यहां पर देखें मैंने चेंज कर दिया है। इसको आगे चलकर देखेंगे कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऑफ इक्वालिटी में जब चेंज होता है तो क्या डिफरेंस आता है, क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, इन दोनों को मैं आगे कंबाइन करना चाह रहा हूँ। अब ये आपकी किताब में कुछ स्टेप्स जो हैं वो इतने वाजे नहीं लिखे हुए, खोल कर नहीं लिखे हुए, डायरेक्टली उन्होंने काम किया हुआ है, तो मैंने इसे थोड़ा ओपनली काम कर लिया ताकि समझने में आसानी हो। इन दोनों को कंबाइन किया है, एफ ऊपर था एम नीचे था, तो ये कंबाइन होकर इस शक्ल में आ गए। अब यहाँ से देखें, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। ठीक हो गया, तासीर है इधर, आपको समझ आ रही है। उसके बाद मैं इस मैस को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, उधर जाकर ये एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने इसकी तरतीब को ज़रा सीधा कर दिया, एम ए को इधर लिख दिया और इस फोर्स को उधर लिख दिया। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मेरे पास इस जेब में अगर 1000 हो और इस जेब में 2000 हो तो 2000 को मैं इधर कर दूं, 1000 को इधर कर दूं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, हैं तो मेरी ही जेब में ना। हाँ, ये हो सकता है कि मैं ये 2000 निकाल कर साथ वाले की जेब में डाल दूं तो फिर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। खैर, इसी स्टेप को मैंने इधर दोबारा लिखा है। अब देखें यहाँ पर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऑफ इक्वालिटी में चेंज हो रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा सिवाय इस बात के कि यहाँ पर हमारे पास एक न्यू टर्म आ गई है जो कि कांस्टेंट है और इसे आप कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है के, और अपनी आसानी के लिए हम कह देते हैं कि फ़र्ज़ कर लें के की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 लगाएंगे तो वो 1 से एम में मल्टीप्लाई होगा, एम ए ही रह जाएगा। ये है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म। बाज़ औक़ात सवाल पूछ लिया जाता है स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 2 नंबर का सवाल होता है तो उसमें आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख देंगे। बाज़ औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल आ जाता है तो फिर आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन को उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारे पास इधर आप देखें तो इसमें 3 टर्म्स हैं और उन 3 टर्म्स में ये फोर्स है, ये मैस है और ये एक्सेलरेशन है। ठीक हो गया। अब फोर्स जो है, फोर्स एक क्वांटिटी है और फोर्स को मेजर किया जा सकता है, तो फोर्स को जब मेजर किया जा सकता है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा यूनिट। गुलाम मोहम्मद गौस हमें क्या चाहिए होगा? ठहरें, से पूछ लेने दे, क्या चाहिए होगा? यूनिट चाहिए होगा फोर्स को मेजर करने के लिए, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। देखें, साइंटिस्ट के नाम पर ही यूनिट लिख दिया गया, बना दिया गया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? अब तारीफ है कि न्यूटन क्या होता है। बाज़ औक़ात आपको सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा डिफाइन न्यूटन, तो वहाँ पर आपने ये नहीं बताने लग जाना कि न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि हमें फिज़िक्स पढ़नी पड़ गई। ठीक है ना, वहाँ पर आपसे पूछा जा रहा होगा जो फोर्स का यूनिट न्यूटन है उसके बारे में बताएं, या सवाल जो आ जाता है डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स, तो फिर आप इसे लिखेंगे। अब इसमें वो क्या कह रहा है देखिए, हमें समझ आती है कि नहीं आती पढ़कर। 1 न्यूटन इज अ फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स है दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन पैदा करती है ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा करती है इन अ बॉडी, किसी जिस्म में, ऑफ मैस 1 kg। समझ आई है? मुझे तो नहीं आई, तजम्मुल को आ गई है। खैर, अब इसको हम यहाँ से देखेंगे फिर हमें ये क्लियर हो जाएगी। देखें, फोर्स, इसका यूनिट क्या आ गया? न्यूटन।
मैस, इसका यूनिट क्या आ गया? किलोग्राम। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इतनी फोर्स लगाएं किस पर? 1 किलोग्राम जिस्म पर। अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास मार्कर का मैस 1 किलो है, 1 किलोग्राम के इस मार्कर पर मैं इतनी फोर्स लगाऊं कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो, और वो कितना हो? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो वो जो फोर्स इस पर लगा रहा हूं वो 1 न्यूटन होगी। दोबारा सुनते हैं। इसी बात को हम दोबारा फिर देख लेते हैं कि वो न्यूटन की जो तारीफ को हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है खैर बात करने के लिए। तो न्यूटन की तारीफ को दोबारा देख लेते हैं कि 1 किलोग्राम जिस्म पर आप फोर्स लगा रहे हैं। अब सुने इसकी तारीफ। 1 किलोग्राम जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, 1 किलोग्राम जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, 1 किलोग्राम जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए जितनी फोर्स लगेगी वो 1 न्यूटन होगी।